पूरे होल बायो के सेक्शन से सबसे ज्यादा बोर्ड में आएगा तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। ये 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी से 2 क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी वही हाल है, ठीक है। इन्वायरमेंट, ध्यान दो, इन्वायरमेंट का तो फिक्स क्वेश्चन है, फूड चेन, फूड वेव, और क्या तुम्हारा वो तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और 10%। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना है बोर्ड में। जो बोले कि इन्वायरमेंटल साइंस से पढ़ लो, ध्यान दो, इन्वायरमेंटल साइंस से तुमको पढ़ना है कौन सा, फूड चेन, फूड वेब, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन और 10% लॉ, ठीक है। इतना पॉइंट को याद कर लो, इस पॉइंट से अलग कुछ नहीं आएगा। ये इन्वायरमेंटल का है। उसके बाद जेनेटिक्स में मेंडल लॉ, ठीक है, मेंडल लॉ पढ़ना है। और उसके बाद जो तुम्हारा कुछ लोग बोला था कि सर ये क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन था जिसपे बोला था, वो कौन सा, वो ब्लड ग्रुप वाला, उससे क्वेश्चन आता है केस बेस में, ठीक है। एमसीक्यू जाओगे तो वही 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में आएगा कि कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आओगे इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो देखो यहाँ 2 पार्ट है, एक केमिकल और एक न्यूरल। तो जो न्यूरल से जो क्वेश्चन आएगा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन, ये आएगा इन तीनों से। इसका स्ट्रक्चर नहीं आएगा कि सेरिब्रम को एक्सप्लेन करो, सेरिबेलम को एक्सप्लेन करो, वो नहीं, फंक्शन आएगा। उसके बाद एक रिफ्लेक्स एक्शन याद कर लो, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, पाथ उसका याद कर लो, ठीक है। उसके बाद और क्या है तुम्हारा, तो अब केमिकल से आओगे तो क्या तुम्हारा केमिकल से यदि आ गए तो तुम्हारा हार्मोन्स के बारे में आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इस सब से, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ तुम्हारा नहीं आना है। तुम लास्ट 10 साल का बोर्ड का पेपर उठा लो, सैंपल पेपर उठा लो, यही सब दिखेगा। ज्यादा मेजोरिटी अब दिखेगा लाइव प्रोसेस। क्यों, हमने क्या बोला कि बोर्ड को भी पता है कि मेरे जो 100% जो बच्चे हैं ना, उसमें से 80% बच्चे पूरा साल खेल कर आए हैं, ठीक है ना। 20% बच्चे थोड़ा मोड़ा, 20 में से 15% बच्चे जो प्रयास करते हैं कि 80-85% लाना है, और 5% बच्चे प्रयास करते हैं जो 95% वाले हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी उसी पैटर्न में बनाता है। तो क्वेश्चन पैटर्न और पूरा बोर्ड भी जानता है कि सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, लाइफ प्रोसेस, और जो थोड़ा मोड़ा बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है वो रिप्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर से ध्यान दो, ये 2 चैप्टर को थोड़ा सा वेटेज देता है, ठीक है ना। तो इन 2 चैप्टर पे फोकस पूरा करो, तो बायो में 30 में से 25 नंबर आ जाएगा, ठीक है, 30 में से 25 आराम से आ जाएगा। सैंपल पेपर उठाया होगा, बोर्ड का भी सैंपल देखा होगा, आपने एमसीक्यू भी देखा होगा। आप लास्ट 5 ईयर का एमसीक्यू उठाकर देख लो। हमको याद है कि लास्ट जो एमसीक्यू बनाए हुए थे वीडियो, लाइव प्रोसेस का एमसीक्यू बहुत लंबा चला था। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, रिप्रोडक्शन का, जेनेटिक्स का उठाया, तो उस सोचो लाइव प्रोसेस के बराबर भी नहीं हुआ इन तीनों का। मतलब लास्ट 2 साल 3 साल आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऐसे है, लाइव प्रोसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए लाइव प्रोसेस पे पूरा फोकस करो, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा इधर जो भी बोले वही वही पॉइंट पढ़ो, क्योंकि बोर्ड है, ठीक है ना। भर पूरा साल नहीं पढ़े उतना ना, तो अभी भी उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, अब और थोड़ा कम पढ़ो, नंबर ज्यादा आ जाएगा। हाँ, अब बता रहे हैं, अब सुनो, ज्यादा पढ़ाई कर लिए, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, यार ये सब तो कुछ पढ़ ही नहीं, सब वर्ड नया नया आ रहा है। अब एग्जाम से पहले नया वर्ड आएगा तो क्या कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो जो पॉइंट्स बोला गया है, जो इंपॉर्टेंट बोल दिया, उसी को देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते। देखो क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ध्यान दो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पूरा जो भी बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म है,
उसको कंट्रोल करना। अब बॉडी ऑर्गन कैसे कंट्रोल, मतलब क्या बॉडी और हैंड आई मूवमेंट हो गया, चलने का, बोलने का, ये सब का कंट्रोल होगा ना। ठीक है, कौन क्या बोला उसका रिप्लाई क्या देना है। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक बार कोई दोस्त ऐसे मार दिया उसका रिप्लाई क्या होगा, कोई टीचर ऐसे मार दिया उसका रिप्लाई क्या होगा, वो कंट्रोल मैनर में ना। अब सबको तो एक ही रिप्लाई नहीं ना दे सकते हैं, सबको एक ही तरह का रिप्लाई नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, तो यही होता है कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, कि कोऑर्डिनेट मतलब आप देखते हो कि आप चल रहे हो तो आपका जो राइट लेग जा रहा है तो राइट लेग के साथ में कौन सा हाथ आता है, लेफ्ट वाला, राइट आता है। कोई पीछे से राइट ही बोला, राइट के साथ राइट नहीं आता, राइट के साथ लेफ्ट आता है। तो ये किस लिए आता है, आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आपके बॉडी को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। यदि राइट के साथ राइट आने लगे ना तो पता चला बॉडी बैलेंस नहीं हुआ सही से, चलते फिरते कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। ठीक है ना, तो वो बॉडी बैलेंस करने के लिए आता है। तो सोचो इतना कोऑर्डिनेशन मूवमेंट हमारे बॉडी को कैसे पता है कि कोऑर्डिनेट करना है। इसका एक और एग्जांपल बता दे, कोऑर्डिनेट करने में क्रिकेट सब कोई देखता होगा, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, रनिंग बिटवीन द विकेट। ठीक है, पता चला कि, है ना, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो धोनी और रैना हमेशा एग्जांपल देते हैं, वो कोऑर्डिनेशन के बीच में, इन दोनों से बेटर कोऑर्डिनेशन हम नहीं देखे हैं रनिंग बिटवीन द विकेट में। धोनी वहां से टक किया, यहीं पे बॉल गिरा, दोनों दौड़ गया। और सबसे गंदा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाउंड्री पे भी बॉल चल जाता दोनों, उसको ये आउट हो जाएगा, रन आउट है। कब हुआ है, 3-4 बार ऐसा हुआ है बहुत बार हुआ है। ठीक है, ए बस दिखा देंगे हम वीडियो, देख लेना जाकर घर पे, ध्यान दो। ए तो और आप लोग के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, एग्जाम के टाइम में कोऑर्डिनेशन होता है ना, जब बस देख रहे हैं, हो गया, मतलब बातें बात में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता देता है लोग, 5। अरे ऑब्जेक्टिव छोड़ो, सब्जेक्टिव पर पास हो जाता है। ऑब्जेक्टिव तो, अरे चलो ऑब्जेक्टिव में तो जाने कि 1 2 3 ऐसे ही सारा कर दिए, सब्जेक्टिव पास हो जाता है पूरा। तो क्या कोऑर्डिनेशन ही ना है। तो सेम कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में भी होता है। ठीक है ना, सेम कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में भी होता है। भूख लगा है, प्यास लगा है, तो उसके लिए भी क्या होगा, तो उसके लिए भी हम, अब प्यास लगा है तो अब देखते हो कि गला सूखने लगता है, क्या पेट खाली हो जाता है, क्या प्यास लगता है तो पेट गुरूर करता है, नहीं ना, पेट गुरुराता नहीं ना है। ठीक है, सिंपल क्या होता है, गला सूखता है तो बोलते गला सूख रहा है, ठीक है, पानी पीना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ये सब क्या, ये सब जो एक्शन हो रहा है वो क्या कोऑर्डिनेटेड एक्शन है ना, कोऑर्डिनेशन के तहत हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तो एक छोटा सा मोटा इंट्रोडक्शन दे दिए। अब आओ, तो हमारे बॉडी में 2 तरीके का कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन हुआ तो किस लिए, तो चेंज के लिए, जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या बोला सिंपली, कि जो स्वेटिंग आया, स्वेटिंग के बाद में देखते हो गर्मी का मौसम आ रहा है ना, अभी सबको गर्मी भी लग रहा था। ठीक है, अब जैसे हमने क्या बोला कि गर्मी का मौसम आया तो क्या होता है कि स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग में क्या होता है, स्वेटिंग हुआ तो हमारे बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने लगा, क्या हुआ, डिहाइड्रेशन होने लगा। तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए हमने पानी पिया, पानी पिया ना। ठीक है, तो ठंड के मौसम में ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों, इन्वायरमेंट उस तरीके का है। तो स्टिमुलस, इन्वायरमेंटल चेंज, स्टिमुलस होता क्या है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में अभी देखो पंखा ऑन कर दिए तो सब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, नहीं ऑन किए तो इधर से जैसे, मतलब, ठीक है ना, इधर से बेचारा परेशान था। ठीक है, तो अब ऑन हुआ तो बोला कि अब ठीक लग रहा है ना। तो मतलब अब सुनो, तो अब रिलैक्स हुआ सब, क्यों, इन्वायरमेंट में चेंज आया। इससे पहले भी कुछ चेंज आया था तो उसमें गर्मी आ रहा था तो उसके लिए रिस्पॉन्स अलग था।
तो इसके लिए रिस्पॉन्स अलग हो गया। तो ये क्या इन्वायरमेंटल चेंज। तो स्टिमुलस क्या होता है इन्वायरमेंटल चेंज। तो चेंज के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिमुलस उसको तो नहीं बोलेंगे, स्टिमुलस तो चेंज हुआ, स्टिमुली क्या हो गया, नहीं उसका सिंगुलर प्लूरल है, मैं बुक में है वहां पर, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो एक्शन किया उसका हमारा रिस्पॉन्स हो गया। जैसे हमको ठंडा रहता तो मोटा मोटा पहन कर आ गया है, तो ये क्या है हमारा रिस्पॉन्स है। अभी गर्मी के मौसम में आएंगे तो वो शर्ट एगो हाफ शर्ट ऐसे घूमेंगे, तो वही क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स में कौन हेल्प करता है, तो रिस्पॉन्स में कौन हेल्प करता है, तो हमारा बॉडी का कौन सा न्यूरल सिस्टम, कौन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे बॉडी में दो तरीके का कंट्रोल है, कंट्रोल एंड, एक हो गया केमिकल और एक न्यूरल, ठीक है। केमिकल में भी तीन तरीके का होता है ना, केमिकल का मतलब क्या, हार्मोनल, या तो बोल सकते हो हार्मोनल या एंजाइमेटिक, हार्मोनल और एंजाइमेटिक कर सकते हो ना, खा लिए पूरा एकदम चिकन मटन पूरा खा ली है, उसका डाइजेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्स करेगा, एंजाइमेटिक रिस्पॉन्स आएगा ना, एंजाइमेटिक रिस्पॉन्स आएगा ना। आप देखते हो कि क्या हो गया, थोड़ा सा वो क्या उसको बोलते हैं, ज्यादा खा लेने के बाद जो होता है एसिडिटी, एसिडिटी हो गया, तो उसके लिए आप क्या लेते हो, इनो, ठीक है। तो हमने क्या बोला, क्रिकेट का प्लान खत्म तुम लोग का चलो ध्यान दो, तो हमने क्या बोला कि आपने आपके स्टमक में, हाँ देखो, तो हमने क्या बोला कि एसिडिटी हुआ तो आपने इनो लिया, इनो काम शुरू करे बस 6 सेकंड में, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, 6 सेकंड ना, 6 सेकंड, सही से एडवर्टाइजमेंट देखो, 6 सेकंड बोलता है, ठीक है, हाँ हरा वाला। तो देखो ध्यान दो, तो हमने क्या बोला, तो वो कैसा एक्शन था, एंजाइमेटिक था, एंजाइमेटिक था ना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, दो तरीके का है केमिकल में, एक हार्मोनल और एक एंजाइमेटिक। अब हार्मोनल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम, एक एक्सोक्राइन सिस्टम। अब इन दोनों का मर्जर क्या होगा, हेट्रोक्राइन सिस्टम। तीन तरीके का आता है, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। आप एक्सोक्राइन पढ़कर आ गए हो लाइफ प्रोसेस में, अब बोलो कहां पर है सर, आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में, सेलेब्री एमाइलेज पढ़ा सेलेब्री ग्लैंड में, पैंक्रेटिक एमाइलेज पढ़ा पैंक्रियाज में, उसके बाद गैस्ट्रिक में पढ़ा क्या, पेप्सिनोजेन, एचसीएल, ये सब वहां पर आपने पढ़ा, म्यूकस वगैरह पढ़ा ना वहां पर। अब कौन सा फूड मटेरियल है और किस फूड मटेरियल के कौन सा एंजाइम उस पर एक्ट करेगा, जैसे बताओ बाइल के लिए, बाइल जो है वो कुछ किस तरह के फूड मटेरियल पे एक्ट करेगा बताओ तो, बैठ के बोलो, हाँ एसिडिक, बाइल पीएच प्रोवाइड करेगा, भाई तुम तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा नहीं थोड़ा सा और ज्यादा। बाइल का काम क्या है, फैट का, देखो यही बोले कि आपसे पूछा मैंने, बोर्ड में पूछेगा यही क्वेश्चन बाइल, तो आपको इतना एसिडिक बेसिक नहीं जाना है, आपको बस बोलना है क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
ये प्राइमरी फंक्शन। अब यहां आया सेकेंडरी में, तो ये सही बोला क्या कि सर एसिडिक काइम को क्या करेगा, अल्कलाइन में चेंज करेगा, ताकि फर्दर इंटेस्टाइन में किसका, स्टार्च का, स्टार्च का ये सब का क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये था बाइल। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि वहां पर हमने पढ़ कर आया। अब उसके बाद देखो, उसमें एक हेट्रोकाइन के बारे में पढ़ा, कहां पर, पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज है वो कैसा ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन है। उसके साथ में दो और भी ग्लैंड है जो नाम सुना होगा आपने, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, आप यदि हायर क्लासेस में जाओगे तो लीवर को भी हेट्रोक्राइन में रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो सब नहीं बताएंगे, हमने पहले बताया, केवल और केवल एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए चलेंगे। ठीक है, उस पर इंसाइक्लोपीडिया नहीं खोलना है अभी। ठीक है ना। अब देखो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन में क्या हमने क्या बोला कि ग्लैंड्स, कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जो बेसिक डिफरेंस बता रहे हैं क्या है, तो एंडोक्राइन डक्ट क्या होगा, डक्टलेस, डक्टलेस, ये क्या है, डक्टलेस। तो डक्टलेस के साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना होगा, एक तो बोलना कि इट्स सेक्रेट हार्मोन। ये क्या है, डक्टस, डक्टस बोलते हैं डक्ट के साथ में डक्टस। और ये क्या करेगा, रिलीज एंजाइम, क्या, एंजाइम। हेट्रोक्राइन का एक पार्ट जो होगा वो बिहेव करेगा डक्ट की तरह, और एक पार्ट बिहेव करेगा डक्टलेस की तरह। ठीक है, बताएंगे पैंक्रियाज का जब जिक्र करेंगे तो वहां बताएंगे 4 तरीके का सेल। ठीक है, थोड़ा सा वहां पे बता देंगे पैंक्रियाज के बारे में। ठीक है ना। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, उसी में भी दूसरा पार्ट भी है, एक अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड, ये सब भी होता है। ठीक है ना। हाँ, हमको एनसीईआरटी ही जाना, हमको पता है। तो देखो अब और न्यूरल, अभी हम लोग आज हम लोग करेंगे न्यूरल के बारे में। ठीक है, ध्यान दो। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन आएगा, न्यूरॉन्स आएंगे। कौन आएगा, न्यूरॉन्स। ठीक है, यदि किसी से पूछे कि सर वो न्यूरॉन्स है क्या, व्हाट इज न्यूरॉन, आ गया क्वेश्चन कि न्यूरॉन क्या है, और आपको बताना है 3 सिंपल, कितने में, 3 नंबर के लिए आपको बताना है कि न्यूरॉन क्या है। तो चूंकि बोलो सर हम तो सीबीएसई वाले हैं, तो हमारा तो 3 के साथ 3 नंबर में पूछेगा, तो न्यूरॉन के साथ एक और चीज भी पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा आएगा कि न्यूरॉन, डिफाइन न्यूरॉन और उसका फंक्शन आ गया। ठीक है, तो न्यूरॉन है क्या। ठीक है, तो डिफाइन कर दिए, उसके साथ एक और चीज भी, ये क्या करेगा, ये तो हमने बोला कि इट इज द बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। उसके साथ में बोलना है न्यूरॉन इज अ सेल। ठीक है, जो क्या करता है, जो कंडक्ट करता है हमारे मैसेज को थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ऐसे। ठीक है ना, आयंस बोलो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलो, या इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म बोलो, ये सब, ये तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। हमारा जो मैसेज है, जो हम बोल रहे हैं, वो आप तक जा रहा है। ठीक है, आप तक जा रहा है, आप सुन रहे हो, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो आपने सुना, तो वो क्या हुआ, जो साउंड था वो गया कहां पर, आपके ईयर में। ईयर में क्या था, ऑडिटरी था। ठीक है, ऑडिटरी न्यूरॉन, वो गया लेकर कहा। तो अब देखो ईयर, ईयर हमारा क्या, सेंस ऑर्गन, ध्यान दो, ईयर हमारा क्या, सेंस ऑर्गन। अब ये जो सेंस ऑर्गन है, ये क्या किया, इसके पास है सेंसरी न्यूरॉन। क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन कहां गया, ब्रेन में। तो ब्रेन में क्या आया, रिले न्यूरॉन या इंटरमीडिएट बोल दो। ठीक है, ये क्या करेगा, तो अब ये फंक्शन किया क्या कि कौन बोला है, क्या बोला है, और उसके लिए रिस्पॉन्स क्या करना है। 3 चीज हुआ, कौन बोला, दूसरा क्या बोला, और उसके लिए रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आते ही आते बोला था अभी कि हमारा जो एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कौन है। ठीक है ना, समझ आया।
तो अब हमने क्या बोला कि अब रिले न्यूरॉन क्या किया, उसपे फंक्शन किया, अब उसके लिए क्या करेगा, एक्शन करेगा। तो अब वो क्या किया, तो मोटर, वो किसको दिया रिस्पॉन्स, किसको ट्रांसफर किया, मोटर न्यूरॉन को, किसको किया, मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन कहाँ गया, इफेक्टर पर गया, कहाँ गया, इफेक्टर पर। ठीक है, तो यहां से हमने ये जाना कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो 3 तरीके के। कौन कौन सा, सेंसरी, मोटर और रिले। इसका फंक्शन पता चल गया। जो सेंसरी होगा वो कहां से, ऑर्गन टू ब्रेन, रिले ब्रेन में ही क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा। और ठीक है, और मोटर क्या करेगा, ब्रेन टू ऑर्गन। ठीक है, इफेक्टर वगैरह में कंफ्यूजन हो जाए तो वहां ऑर्गन लिख देना चुपचाप। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा आंसर को हम अपने आप को डेकोरेट करने के चक्कर में कभी कभी वर्ड ऐसा याद कर लेते हैं कि एट द मोमेंट हम भूल जाते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से याद करो, ठीक है ना, एकदम सिंपल। आपको 3 में 3 मिल जाए बस, वही 3 में 4 तो नहीं ना मिलेगा। ठीक है, 3 में 4 मिलने वाला नहीं है। तो एकदम सिंपल तरीके से याद करो कि आप एग्जाम में बैठो तो तुरंत निकल जाए। अभी ने से क्या याद किए थे भाई, क्या कुछ वर्ड था, ऐसा ऐसा वर्ड हो जाता है, जनरल एग्जाम में हो जाता है कि कुछ था, ई से कुछ तो वर्ड था, होता है ना, मेरे साथ तो हमेशा हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते भी हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से याद करो एकदम, ताकि एग्जाम में आपको वो पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी करो, कम एफर्ट में ज्यादा नंबर आ जाए बस। ठीक है ना, गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है। ठीक है, चलो। एनसीईआरटी तक रहे इसीलिए हम बना ही क्या जाते हैं हम। हाँ, एनसीईआरटी में इतना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये न्यूरल सेल है, ठीक है, मतलब न्यूरॉन है। अब उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, हमने पहले बताया कि देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट। अब इसमें हमने क्या बोला कि इसमें साइटोन और क्या होगा, एक्सॉन होगा। साइटोन क्या था, तो सेल बॉडी, साइटोन को हमने क्या बोला है, सेल बॉडी। और एक्सॉन को क्या बोला है, तो उसका ब्रांचिंग पार्ट, या बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ साइटोन। एक्सॉन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ साइटोन ही ना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो अब जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, देखो साइटोन इसी को ना बोला, साइटोन से निकला हुआ ब्रांचेस क्या है, ये डेंड्राइट्स। ठीक है, अब डेंड्राइट्स और क्या होगा, तो ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे ये सब, और इसमें क्या होता है, नेसल ग्रैन्यूल्स। ये नेसल ग्रैन्यूल में क्या होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं पॉलीराइबोसोम्स होंगे। ठीक है, और क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम का तो फंक्शन हमें पता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कंसिस्ट करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में छोटे छोटे क्या आ गए, बीट्स आ गए, तो राइबोसोम्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस। अब बोलोगे तो सर यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का क्या काम है, तो वो जो प्रोटीन है वो क्या काम करेगा, तो जो तुम्हारा मैसेज है, जो हम बोल रहे हैं, जो मैसेज जो जा रहा है वो आयन के फॉर्म में जा रहा है ना, तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, उस आयन को कैच करने में हेल्पफुल होते हैं। जो आयन आ रहा है, जो जो भी मैसेज आ रहा है, वो प्रोटीन क्या करेगा, उसको कैच करेगा और आगे की ओर ट्रांसफर करेगा, कहा, आगे एक्सॉन में ट्रांसफर करेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पूरा तो एक्सॉन है हमारा, ये पूरा क्या है, एक्सॉन। ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट जहां से इलोंगेशन बढ़ा है, जहां से इलोंगेशन क्या हुआ है, बढ़ा है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सॉन हिलॉक्स बोलते हैं, HELOX, एक्सॉन हिलॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें दो और देखो, हमने क्या बोला,
साइटोन में जो प्लाज्मा होगा वो क्या उसको बोलेंगे, साइटोन, या इसमें ही प्लाज्मा होगा ना तो न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, मिसल ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ होगा, तो डेंड्राइट में होगा, डेंड्रॉन में होगा, साइटोन में होगा, इस एक्सॉन में नहीं होगा। अब बोलोगे सर तो आपने अभी बताया कि प्रोटीन का जरूरत है क्या करने के लिए, उस आयन को कैच करने के लिए, तो ये कैसे आयन कैच करेगा, तो जो भी प्रोटीन चाहिए यही ट्रांसफर करेगा, जो भी प्रोटीन चाहिए कौन ट्रांसफर करेगा, यहां से साइटोन से ही जाएगा, कोई दिक्कत, जो भी प्रोटीन चाहिए वो यहीं से जाएगा, किसमें, एक्सॉन में। ठीक है, अब एक्सॉन में और से देखो क्या क्या है, तो माइलिन शीथ होगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, अब इसका जो अपर होगा, अब इसमें छोटे छोटे सेल्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, स्वान सेल्स है। ठीक है, स्वान सेल्स, और ये क्या, माइलिन शीथ। ठीक है, अब ये बताओ माइलिन शीथ है क्या, ठीक है, तो माइलिन शीथ काम करता है इंसुलेशन का, किस चीज का काम करता है, इंसुलेशन, या इंसुलेटर बोल दो, क्या बोल दो, इंसुलेटर। ठीक है, बताओ इंसुलेटर मतलब, ये तुम बताओ कि ये जो माइलिन शीथ है, हमने बताया कि इंसुलेटर का काम करा है, इसका मतलब बता सकते हो क्या है, इंसुलेटर क्या होता है, नहीं करता है, तो यहां पर इंसुलेटर शब्द का मतलब क्या हो रहा है, इंपल्स क्या, कंडक्ट, तो ये तो अंदर जा ही रहा है, यहां तो इंपल्स जाएगा जाएगा तभी ना आगे और बढ़ेगा, बाहर नहीं जाए, लॉस ना करे। जैसा आप देखते हैं ना कि सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो पूरे रोड पर जो नीड वायर चलता था, बड़ा सा लंबा मोटा मोटा पाइप, पॉल टू पॉल चलता था नीड वायर, तो देखते थे सब लोग क्या करता था, वो कोई घर में अपना बिजली चोरी करता टोका फंसा लेता था, इस तरीके से फंसाता था ना, तो जो एनर्जी जा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक्स्ट्रा, यहां से भी तो हो सकता था ना, मान लो कि कोई मैसेज का मैसेज जो इम्पल्स बहुत हाई है, तो क्या हो सकता था, इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, तो अब इंसुलेटर का काम क्या, तो ये क्या कर देगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ना होगा, प्लस, और ये क्या काम करता है, तो जो इम्पल्स आ रहा है, जो आयन का इम्पल्स आ रहा है उसको और एक्सेलरेट करता है, मतलब एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दिया इधर उधर, दूसरा क्या किया, तो एक्सेलरेट करने में भी क्या किया, हेल्प किया, एक्सेलरेट करने में हेल्प किया। जब अब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, अब मान लो कि हम कोई चीज हम लाए, हम बोले कि डायरेक्ट लास्ट वाले बेंच पे देना है, ठीक है ना, हम कहे कि अभी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र की, तो चलो एक बात करते उधर से लाए, ठीक है, 10-12 चॉकलेट, हम बोले कि नहीं हमको एकदम सबसे लास्ट वाला बंदा को ही देना है, वो अमित बैठा हुआ ना है, हाँ उसी को देना ही है, ठीक है, क्या करें यहीं से वापस कर देंगे। अब बोल दिए कि नहीं सबको देते हुए जाओ पीछे, तो क्या होगा, एक डायरेक्ट बोले कि वहीं पर जाना चाहिए, तो ये क्या हुआ, तेज में चला चला जाएगा, इसको भी देंगे, ये पास कर दो तुरंत अमित तक पहुंचा देगा। अब हम क्या किए कि नहीं हमको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर, तो ये क्या हुआ, वहां तक पहुंचने में क्या हो गया, टाइम लगा ना, तो वही है कि ये क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया और एक्सलेरेट कर दिया, किसको, मैसेज को कन्वे करने के लिए एक्सलेरेट कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक और नॉन माइलिनेटेड भी है, ये तो माइलिन शीथ वाला है, एक और है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड ऑफ वेनवियर, ठीक है, रणवीर सिंह नहीं, ध्यान दो, नोड ऑफ वेनवियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये नोड, अब बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, तो ये नोड का क्या काम है, तो इस नोड का काम क्या है ना, कि हमने क्या बोला कि एक्सॉन जो न्यूरॉन है वो हर जगह पूरे बॉडी में फैला हुआ है ना, एक लंबा बस नहीं ना है कि उससे भी तो निकला हुआ होगा ना, अब मान लो कि हमारा न्यूरॉन यहां से यहां तक में है, तो और भी तो मैसेज चाहिए कि, अब मान लो कि ये डेंड्राइट यहाँ पे जुड़ा हुआ, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे यहाँ जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ स्टिमुलस आया तो यहाँ तो कैच कर लिया, यहाँ लगा कैसे कैच करेगा, उसके लिए भी तो चाहिए ना। तो अब क्या है कि ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, यहां से भी क्या होता है, अलग न्यूरॉन्स क्या होंगे, अटैच होंगे, इस जगह से भी जो डेंड्राइट होगा यहाँ भी अटैच होगा। आप आगे जाओगे तो देखोगे कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो यहाँ भी अटैच होंगे, इस माइलिन शीथ पे, यहाँ भी, है ना। अब जैसे ये देखो कि हमने क्या किया, इम्पल्स यहाँ पर, यहाँ से जो बोर्ड जोड़ा है तो डायरेक्ट वहां पर गया है, उससे पहले देखो इसमें भी तो पार्टीशन है ना, है ना। अब वहां भी बल्ब है, और एक हर एक जगह पर, जैसे वहां देखो वहां से एक तार हमने निकाला है, अब वो जगह नहीं होता तो वहां से हमने मरकरी के लिए तार यूज कर सकते थे, नहीं ना, हमको फिर वहां से तार लंबा यहीं पर दौड़ाना पड़ता। हमने वहां पर नोड छोड़ दिया ना, उस साइड भी एक छूटा हुआ है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया, हाँ देखो हम बोल रहे हैं, ध्यान दो इधर, ये जो नोड्स है वो किस लिए है, ताकि दूसरे न्यूरॉन्स इससे क्या रहे, अटैच रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन क्या रहे, इससे अटैच रहे हैं, ताकि इंपल्स जो हो तेजी से किसी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जा सके। हमने क्या बोला कि एक सीधा न्यूरॉन है, ठीक है, एक सीधा न्यूरॉन हमारा इस पोर्शन में है, और पिंच हुआ है हमारा इस पोर्शन में, ठीक है ना, इस पोर्शन में पिंच हुआ है। तो मान लो कि इस पोर्शन से रिएक्ट करने के लिए हमको इस हाथ का जरूरत है, तो यहां तक ब्रांचिंग होगा तब तो जाएगा ना, तो ये ब्रांच धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा ना, और यहां से दूसरा न्यूरॉन आएगा, फिर उससे जुड़ा होगा तो फिर उससे दूसरा जाएगा, तो ये ब्रांच क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो, माइलिन शीथ का काम बता दिए, नोड ऑफ रेनवियर का काम बता दिए, अब यहाँ लास्ट और क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स, क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का मतलब क्या, यहां से अलग जो ब्रांचेस निकले हैं, ठीक है ना। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है वो क्या करेगा, तो उसका एंडिंग होगा क्या, साइनेप्टिक नॉब, उसका एंडिंग किस चीज से होगा, साइनेप्टिक नॉब। अब ये साइनेप्टिक नॉब जो है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो कंटेन करता है केमिकल्स, जैसे क्या हो गया, अब हो गया कैल्शियम हो गया, एक होता है ACH एसिटाइल कॉलिन, एसिटाइल कॉलिन, उसमें भी आएगा क्या आएगा, कैल्शियम वगैरह भी होगा, ठीक है ना। वो सब क्या है, एसिटाइल कॉलिन, कैल्शियम, ये सब क्या है, न्यूरल ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्रांसमीटर्स, जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन, मतलब न्यूरोकेमिकल मैकेनिज्म करते हैं, और उस न्यूरल केमिकल मैकेनिज्म से क्या होगा कि जो इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। देखो, है ना, ये जो साइनेप्टिक टर्मिनल से वो जुड़े हुए हैं, किससे, डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है ना, ये डायरेक्ट साइटोन बॉडी में नहीं है, ये मत देखना कि डायरेक्ट साइटोन में, कहा है वो किससे जुड़ा होता है, डेंड्राइट से जुड़ा होता है, किससे, डेंड्राइट से जुड़ा होता है, कोई दिक्कत। तो सिग्नल आया, एक जगह से आया फिर दूसरे में गया, फिर यहां से इंपल्स क्या हो, ट्रांसफर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ट्रांसमिशन हमने क्या बोला, कैसे होगा, तो ट्रांसमिशन के लिए बड़ा अच्छा से देखो, मैकेनिज्म याद रखना क्या है, तो दो मेम्ब्रेन, ठीक है, देखो ये मान लो ये क्या डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, और ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। अब इसी मेम्ब्रेन को हम इस तरीके से बता कर लेते हैं, हो गया ना, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर तुम्हारा कैल्शियम होगा, और क्या होगा, एसिटाइल कॉलिन होगा, ठीक है ना, एसिटाइल कॉलिन होगा। अब ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं।
अब ये क्या कर रहा है, और एक चीज और, आप जाओगे फर्दर 11th में तो आप वहां पर देखोगे कि यहाँ पर एक और चीज आता है, पोटेशियम आयन भी आता है। क्या आता है? पोटेशियम आयन भी आता है, ठीक है ना। अब क्या है, तो Na+, ध्यान दो, अब ये जो मेम्ब्रेन है, अब आपका रेस्टिंग, ठीक है, रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ये भी होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए क्या होता है, बहुत बहुत क्या होता है, बहुत कम परमिएबल होता है। वहीं पर पोटेशियम के लिए हाईली होगा। तो 3 पोटेशियम निकलेगा तो 1 सोडियम आएगा। ध्यान दो, 3 पोटेशियम निकलेगा मेम्ब्रेन के बाहर तो 1 सोडियम आएगा। और प्लस ये मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या है, प्लस ज्यादा है ना, इसमें कम होगा। तो 1 सोडियम आया तो 3 पोटेशियम निकलेगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, 70 वोल्ट वगैरह ये सब आपको हायर क्लासेस मिलेगा आगे, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। नहीं, अब हमने क्या बोला कि देखो, तो सर इंपल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिंपल याद रखना कि जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो ये जो प्लस पॉइंट है वो यहां आ जाएगा और ऊपर क्या होता जाएगा, माइनस, नीचे प्लस होता जाएगा, ऊपर माइनस होता जाएगा, ये हट जाएगा। मतलब क्या हो गया, चार्ज जो था वो चेंज हो गया, प्लस वाला नीचे आ गया, माइनस ऊपर चला गया। समझ आया? इस तरीके से जो मैसेज होगा वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कर जाएगा, चला जाएगा। कोई दिक्कत देखो, धीरे धीरे प्लस 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 हो रहा है ना, ऊपर माइनस 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 हो रहा है, तो वैसे ही आगे ये फर्दर क्या होगा, अब जैसे प्लस हो रहा है तो पीछे वाला फिर क्या होगा ना, अब ये चलता जा रहा है, फिर पीछे से वही में आने लगेगा, क्या, प्लस माइनस पीछे से वैसा ही आएगा। आगे से क्या होता जा रहा है, प्लस माइनस, और पीछे से फिर से क्या आने लगेगा, अपने पुराने वाले फॉर्म में आने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ बोले तो कि ये क्या करेगा, ये सिंपल एक कंडक्शन, एक लीनियर कंडक्शन होने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, तेजी से उसको क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा उस मैसेज को। ये जो एक्सलरेट जा रहा है ना, तो उसको एक्सलरेट करने में हेल्प करेगा। अब यहीं से यदि डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा तो दिक्कत हो जाना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, रोक देता है और एक्सलरेट करता है। तो दिक्कत, चलो अब आओ क्या, तो यहां समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां से इसमें से जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा डायग्राम, एनसीईआरटी में जो न्यूरॉन का जो डायग्राम है उसको देख लेना। हम बार बार बताया कि जो डायग्राम है उसको देख लेना, ठीक है। हो सके तो प्रैक्टिस कर लेना। आपको डायग्राम बनाने तो नहीं आएगा लेकिन लेबल करने आएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का जो भी डायग्राम है हर चैप्टर में उस डायग्राम को आप लोग एक बार देख लेना। अब इसमें सिंपल आपको क्या करना है, तो कुछ नाम लिखना है। क्या करना है, कुछ नाम को लिखना है। जैसे डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस होगा, ये सब तो नहीं है, साइनेप्सिस है, बताए तो। स्वान सेल सबसे पहले बताया था ये। हाँ, देखो स्वान सेल, यहाँ पर स्वान सेल क्या कर रहा है, ठीक है ना। अब ये जो स्वान सेल है, माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ बन कैसे रहा है, बन कैसे रहा है, वो मेम्ब्रेन हमेशा कैसे बना है, वो मेम्ब्रेन तैयार हो रहा है ना, तो कैसे, तो जो स्वान सेल है वही रिलीज करता है, वो रिलीज करता है, उसके मेम्ब्रेन को क्या करता रहता है, रिपेयर करता रहेगा, बनाता रहेगा। समझाया, तो उसका वही काम है। कोई दिक्कत, अब क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो 2 वर्ड है, ये पूछा है कि सर अमित, ये पूछा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है सर, उसमें वर्ड है, एक है न्यूरॉन, एक है मसल। मतलब क्या हो गया, अब देखो हमारा हाथ मूव कर रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, तो हम चाह रहे तब तो मूवमेंट हो रहा है। अब ये मूवमेंट के लिए इसमें स्केलेटन मसल है, मसल रिस्पॉन्सिबल है। अब हम चाहते हैं कि यही उंगली क्या करे, मूव करे,
तो मतलब न्यूरॉन, हमने बोला कि केवल जो हम इसको इंडेक्स बोलते हैं ना, तो इंडेक्स फिंगर ही क्या करे, मूव करे। तो इसके लिए यहाँ न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन क्या किया, वो उस मसल को एक्साइट किया, मसल के पास क्या किया, एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्साइटेशन के उस मसल को, कि मसल को मूव होना है, उस पर्टिकुलर मसल को। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, द पॉइंट एट विच न्यूरॉन आर अटैच्ड, द साइनेप्सिस ऑफ न्यूरॉन इज अटैच टू द मसल। किससे अटैच करेगा, मसल से। कोई दिक्कत नहीं ना, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। देखो जैसे ये हमारा साइनेप्सिस है ना, अब यहाँ पे मान लो कि हम एक मसल सेल बना देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा मस्कुलर सेल हो गया। अब ये न्यूरॉन उससे जुड़ा हुआ है ना, तो यही हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। अब आओ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, एक सीएनएस और दूसरा पीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस में क्या होगा, तो देखो अब और जाओगे थोड़ा सा एनसीईआरटी में रहता है अभी, और भी है इसमें, एक एएनएस आता है ऑटोनोमस, एक आता है पैरासिम्पैथेटिक आता है, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी ही है थोड़ा सा। सीएनएस पीएनएस, देखो हमने क्या बोला, सीएनएस तो हमने क्या बोला कि एक आ जाएगा इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर देखो, देखो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आ जाता है एएनएस, ऑटोनोमस में आ गया ना, तो ऑटोनोमस को डिवाइड कर दो, एसएनएस और पीएनएस। ये नहीं है, ये अलग है, ये सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक। अब बोलोगे सर देखो ये ऑटोनोमस है ना, ऑटोनोमस बोले तो क्या, इनवॉलेंट्री, यहां पर हो गया क्या, इसमें आ गया सोमैटिक ना, हाँ सोमैटिक में क्या क्या आ जाएगा। अब खैर छोड़ो, हमने यहां बोला कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मतलब अब मान लो कि देखते हो कि कभी कभी एक्साइटेशन ज्यादा हो जाता है, एक्साइटेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, गुस्सा हो गया तो मारिए फोड़ देना है एकदम, कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने चले गए। अब शांत होना है ना, ज्यादा शांत नहीं हुए तो क्या होगा, वो ज्यादा ज्यादा शांत नहीं हुए तो हमारा बीपी हाई होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, होगा ना। तो बीपी को कम डाउन करने के लिए क्या आ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। एक आपका गुस्सा राइज किया और एक आपके गुस्से को क्या किया, डाउन किया, ठीक है। एक आपके बॉडी के एक्शन को इंक्रीज किया, दूसरे आपके बॉडी के एक्शन को डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्या वो तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, बोलो। सिंपैथेटिक नर्व को, अच्छा, गुस्सा होने का रीजन सिंपैथेटिक नर्व नहीं है, गुस्सा यदि नहीं करना है ना, तो उसके लिए तुमको एड्रिनल ग्लैंड को जाकर रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो सिंपल, देखो एसएनएस ऐसा नहीं कि केवल गुस्सा के टाइम में ही है, आप दौड़ते हो ना, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कल प्रोग्राम भी था, सुनो कल प्रोग्राम में सब लोग करके, तो प्रोग्राम के टाइम में कितना एक्साइटेड होगा सब, होगा ना, ठीक है। चलो बस
ठीक है ना। तो हम वही बोल रहे हैं कि उस टाइम में जो हमारा बॉडी एक्टिव हुआ, जो हमारा बॉडी क्या हुआ, एक्टिव हुआ और ज्यादा एक्टिविटी को शो किया, तो उस टाइम में हमको रेस्ट भी तो चाहिए ना। क्यों? रेगुलर आपका बॉडी मूव कर रहा है, आपका हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को। तो कभी कभी सुने ना कि खुशी खुशी में भी हार्ट अटैक आ जाता है, खुशी में भी खुद खुशी हो जाता है, होता है ना। तो उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन। तो जैसा कि हमने पहले ही बोला और आपने श्लोक भी पढ़ा है, अति अति अच्छा नहीं होता है, वही चीज कि ओवर एक्साइटेशन बहुत खराब है। ठीक है, तो वही हमने बोला कि एक्साइटेशन को कम करने के लिए क्या आता है, पैरासिम्पैथेटिक आएगा, तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये देखो, सेंट्रल में क्या क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और नर्वस में क्या आ गया तुम्हारा, क्रैनियल, पेरिफेरल, ऑटोनोमिक, ये सब आएगा। तो देखो अब आ जाओ यहां, तो ब्रेन, ब्रेन है क्या, बोलो, ब्रेन को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो कोई, बोलो। ब्रेन इज द मेन या सेंटर ऑफ क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन ही जो है हमारे होल बॉडी को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। आपको भूख लगा है तो आपके मुंह से निकलता है कि भूख लगा है, अरे बोलते हो ना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं भूख लगा है तो कुछ भी तोड़ने ताड़ने लगे हैं। हाँ, अब देखते हैं कि बच्चा को भी भूख लगता है। कर लो भाई, कर लो, पहले आराम से काम कर लो, पढ़ा दें आप। तो ध्यान दो, आप एक छोटे से बच्चे को भी देखते हो कि भूख लगता है तो रोने लगता है, तो उसकी माँ बोलती कि अरे भूख लगा है, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, अब लग रहा है, ठीक है ना। शांत, तो देखो अब हमने क्या बोला कि जो ब्रेन होगा वो कहां पर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन कहां लोकेटेड होगा, तो लोकेटेड एट द कहां, स्कल के क्रैनियम के अंदर में। क्रैनियम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स, क्रैनियम बोले तो ब्रेन बॉक्स, ठीक है, ठीक है ना। अब क्रैनियम, और क्रैनियम बोले या ब्रेन बॉक्स बोले, उसके अंदर क्या है, हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन का पार्ट पूछेगा, ठीक है, तो ब्रेन में क्या है, 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है ना। फोर, हिंड और मिड, अरे हिंड बोलो, हाइंड बोलो, ठीक है ना, हाइंड बोलो जाओ। हमने क्या बोला, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और उसके बाद मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन क्या है, इस पोर्शन पे, जब ब्रेन को आप कट करोगे तो आपको दिखेगा इस जगह पे, ये रीजन जो है ना, ये मिड ब्रेन का रीजन होता है। नहीं, ये पूरा फोर हाइंड और ये मिड, ठीक है ना, फोर हाइंड और मिड, समझ आ गया। अब फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब, सेरेब्रम और कौन सा, डायंसीफेलॉन, ठीक है, डायंसीफेलॉन, कोई दिक्कत। तो डायंसीफेलॉन तुम लोग को नहीं पढ़ना, तुम लोग को पढ़ना है केवल उस जगह पर, देखो ध्यान दो, डायंसीफेलॉन का टर्म आपको पढ़ना है केवल उसमें एक क्या पढ़ना है, हाइपोथैलेमस। डायंसीफेलॉन में हाइपोथैलेमस एक छोटा सा एक रीजन है, उसमें थैल्मिक रीजन आएगा, थैल्मिक में एपिथेल क्या, एपिथैलस और थैल्मिक और हाइपोथैलेमस ये होता है, लेकिन आपको केवल हाइपोथैलेमस पढ़ना है। अब देखो ध्यान दो,
फोर ब्रेन, देखो रिफ्लेक्स एक्शन लास्ट में बताएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन लास्ट में बताएंगे। अभी ह्यूमन ब्रेन, ध्यान दो, कलरफुल, हाँ चलो ध्यान दो। आप देखो ये एक ब्रेन का, एक क्या ब्रेन का डायग्राम है। आप इसमें देख लो कि अदर अलग अलग कलर में इसको डिवाइड किया गया है, क्यों? ताकि ब्रेन का जो जोन है अलग अलग जोन को आपको दिखाया जाए। तो आप देखो इसमें आगे में क्या दिया है, इसको बोलते हैं फ्रंटल। हमने क्या बोला, ब्रेन में जो ब्रेन है उसको हमने क्या किया है, तो केवल फोर, हाइंड और मिड में डिवाइड किया। अब उसमें भी आप जाओगे ना तो उसमें भी आपको पार्टीशन दिखेंगे। तो जैसे ये हो गया फ्रंटल, हो गया ये, हो गया पेराइटल, ये हो गया ऑसिपिटल, ये होता है टेम्पोरल, ये क्या होता है टेम्पोरल। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि ये होल को हमने क्या किया था, हमने फोर्थ बोला था ना। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा आता है, सेरेब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लांगाटा। यही ना तीन पार्ट हम लोग को पढ़ना है 10 में। तो ये हो गया सेरेब्रम, सेरिबेलम और इसी से आगे हो गया मेड्यूला ओब्लांगाटा। ठीक है, तो सर तो तीन पार्ट तो ब्रेन का ही है और तीनों तुमको दिख ही रहा है। आपने रीजन बताया, रीजन में बोला कि फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, और उसके बाद क्या हो गया आपका मिड ब्रेन। तो सब चीज तो आपको फोर और हाइंड में ही दिखा, तो मिड में क्या है, मिड में है क्या, तो जो मिड में है वो आपको क्या कॉर्पोरा, क्या है कार्बोनोसा। ठीक है, और सॉरी सॉरी उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, नहीं वो रुको बोल बता रहा है, क्वाड्रिजिमेनिया, हाँ कॉर्पो, ठीक है ना, हाँ एनसीईआरटी था हम बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया एक बोलते हैं। ठीक है ना, ये आता है मिड में, बताएंगे। देखो रुको, देखो हाँ, हमको पता है कि नीट नहीं देना है। 730 में 730 कैसे आ जाएगा, वही तो हम बोले। देखो 720 रहता है, आज खुलेगा। मैं हमको बस देखो हमको ये दिखा था कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया और यहाँ पर मिड ब्रेन के पास में, देखो है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा सेरेब्रल एब्डक्टस है, वो सेरेब्रल एब्डक्टस। ठीक है, ये सब कहा है मिड ब्रेन में, कहां पर मिड ब्रेन में, अभी तक नहीं खुला होगा, छोड़ो।
तो देखो नेक्स्ट, अब क्या बोले, तो सबका अपना अपना फंक्शन है, लेकिन आपको इतना टेंथ में ये सब पार्ट को नहीं पढ़ना है। टेंथ में बस 3 पार्ट को केवल पढ़ना है, ठीक है ना, यही 3 पार्ट है यहाँ पर बस। देखो हमने क्या बोला, पहला फोर ब्रेन, क्या बोला, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होगा, तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ का सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब क्या काम करता है, तो स्मेल को डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, स्मेल को डिटेक्ट करेगा। फोर ब्रेन का क्या, फोर ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब होगा वो क्या करेगा, तो स्मेल को डिटेक्ट करेगा, स्मेल को सेंस करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब बस वही काम है। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो किसमें सबसे ज्यादा होता है एक्टिव, तो जो डॉग्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होता है, इसलिए देखते हो कि वो सर्चिंग के लिए यूज होते हैं। देखते हो ना कि वो